आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो गया, हतमी नताइज का इस वक्त सभी को इंतज़ार है। अभी हम बढ़ेंगे कि आज हम किस मामले पर बात कर रहे हैं, वो है आज़ाद कश्मीर से आने वाले नताइज। क्या तब्दीली की लहर आम इंतखाबात और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर में भी कदम जमा पाएगी? इब्तिदाई नताइज में कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहीं नून लीग आगे है। पीपल्स पार्टी भी कुछ नशिस्तों पर टफ टाइम दे रही है, लेकिन दिन भर पोलिंग के अमल को देखा जाए तो यकीनन तब्दीली के वाज़ेह इशारे मिलते हैं। माजी में कभी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पुरसुकून होते थे, इसके बरक्स इस बार भरपूर हंगामा खेजी इंतखाबी मुहिम में भी देखने में आई और इलेक्शन डे पर भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। बदनज़मी के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सवाल यह है कि क्या हमारी कौमी सियासत का रंग आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी चढ़ गया है, और वज़ीर आज़म के रेफरेंडम और ख़ुद मुख्तारी के हालिया बयानात ने आखिर वोटर्स को कितना मुतासिर किया है? इन्हीं मामलात और निकात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं, सरबरा पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंवल शोजब साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करें उससे पहले बड़ी तब्दीली की बात हो रही थी और अभी शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो शहर की रिवायत की बात कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मगर इस तो माशरे की रिवायत भी ऐसी रही कि एक दूसरे के साथ पुरअमन तौर पर रहा जाता रहा, इख्तिलाफ राय ज़रूर रखा जाता रहा, मगर कभी ये अंदाज नहीं इख्तियार किए गए जो हालिया कुछ सालों में हमारी सियासत का ख़ास तौर पर हिस्सा बनकर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में हमने कैंपेन के दौरान भी देखा, मगर अब मैं आज ख़ास तौर पर बात करूँ, जो मेरे पास बहुत से वाक़यात पड़े हैं, ये बदनज़मी के 16 ऐसे वाक़यात हैं जो कि बहुत से पोलिंग स्टेशन पर आज होते रहे। ये वो हैं जो रिपोर्टेड रहे, पता नहीं क्या कुछ रिपोर्ट ना भी हो पाया हो। आप ये फरमाइएगा कितना मुतमईन रहे आज के आज़ाद कश्मीर के इस इंतखाब से? देखिए, ये अब खबरें आ रही हैं और जब पूरी सामने आ जाएंगी और दिन भर के वाक़यात का एक पूरा चीज़ें हमारे सामने मौजूद होंगी तो फिर ही कोई एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन ये मजमूई तौर पे तासुर दुरुस्त है कि ये जनरली कोई पीसफुल नहीं था। कई जगहों के ऊपर मार कुटाई के वाक़यात हुए हैं, कैंप उखाड़ने के वाक़यात हुए हैं, शिकायत बहुत आई हैं। और फिर उससे पहले हमने जो कैंपेन में ज़बान इस्तेमाल हुए देखी है, ये उसका फितरी रद्दअमल था, क्योंकि अगर इस किस्म की ज़बान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि यह महज आराई का इशारा है। तो उसकी वजह से जो कारकुन हैं वो जितने भड़क उठते हैं, और ये फिर तमाम साइडों की तरफ से हुआ है, तो उसका ये लाजमी नतीजा है कि ये इस किस्म के वाक़यात होंगे। बल्कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि कम हुए हैं, वरना जिस हद तक ये कैंपेन जा चुकी थी उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी हो सकता था। और अगर ये सिलसिला चलता रहा, मुझे खौफ है कि 2023 के आम इंतखाबात की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब होगी। तो अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उसके असरात और उसकी डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है कि वो अच्छी नहीं है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि इसको किसकी नाकामी या जिम्मेदारी कहा जाए? जाहिर बात है सियासी लीडरशिप की भी एक जिम्मेदारी होती है और इलेक्शन कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये जो माहौल बनाया गया, उस पर आप किसको कहेंगे कि ये उसकी नाकामी के बायस यहाँ तक पहुँचे हम? देखिए, कैंपेन के दौरान ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल बेबस नज़र आया, और उसकी बात को अगर किसी ने कोई अहमियत नहीं दी और उसकी डायरेक्शन को किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। उनके सामने उन्होंने एक वज़ीर साहब को आज़ाद कश्मीर से बेदखल करने के लिए कहा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने को कहा, लेकिन वो आखिरी वक्त तक मौजूद रहे, जलसों में तकरीर भी फरमाते रहे और अपना तरीक़ेकार भी उन्होंने, जिस वजह से उनको एक्सपेल किया गया था, वो भी उन्होंने नहीं बदला। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया उनका? तो इससे एक तो ये पहलू नज़र आता है कि रूल ऑफ लॉ इन इलेक्शंस के अंदर पहले भी कमज़ोर रहता था, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल ही गायब हो चुका था। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है और इलेक्शन कमीशन की हुक्मरानी नहीं है, उसकी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर किसकी बात मानी जा रही है? फिर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस की सूरत हाल थी। जितना कोई किसी जगह पे ताकतवर था, उसकी उसी हद तक बात मानी जा रही थी। कुछ हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग ताकतवर थे तो वो अपनी कर रहे थे, कुछ पे पीटीआई के लोग
और चूंकि पीटीआई वफाक पे भी बरसर इक़्तिदार है तो इसलिए उनका दबदबा भी ज़्यादा था। तो ये एक अच्छे आसार नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ का ना होना किसी माशरे के जंगल की तरफ जाने का इशारा है, जो अच्छी बात नहीं है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस तरह अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ का ना होना और माशरे के अंदर तमाम, और वो ठीक कह रहे हैं, कराची में जहां हुआ वहां पर सिक्योरिटी एहलकार नहीं रोक सके उस हंगामा खेजी को, जहां जो भारी था उसने वहां के माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की, ओपन ग्राउंड देने की कोशिश नहीं की गई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आप आज के नतीजे से पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट तो कर रही है कि अगर तो आज़ादाना तौर पे, जो कि नज़र नहीं आता, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का सफ़र एक दायरों का सफ़र है। और वो जो कहा था ना कि मुनीर ने कि मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। इलेक्शंस होते हैं लेकिन रिज़ल्ट सबको पता है कि सरकारी जमात को जितवाने के लिए किस तरह दूसरी जमातों से तोड़ के उम्मीदवारों को लाया जाता है, किस तरह खुद हुकूमती वज़ीर ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को कागज़ का पुर्जा समझ के हवा में उड़ाते हैं, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, सरेआम पैसा तकसीम करने की वीडियोज़ आ जाती हैं, कोई उस पर एक्शन उनके ख़िलाफ़ नहीं होता। और सरकारी उम्मीदवार आके डंके की चोट पे मीडिया में आपके सब रिपोर्ट हुआ है, वो कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, इसीलिए मुखालिफ उम्मीदवार को बिठा दिया गया है, या आखिरी दिन हमारे साथ पूरी सपोर्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट की। तो आप बताएं कि इसके बाद इंतखाबात, जैसे अहमद बिलाल साहब ने कहा, अगर आपको आज़ादाना राय ये है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के इख्तियारात को सही तरीके से वो एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा, अगर सिक्योरिटी के इदारे सही तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहे, तो फिर ये इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन बराए इलेक्शन है। लेकिन एक बात याद रखें, ये लाहौर का इलेक्शन हो, ये गुजरांवाला का हो, ये अटक का हो, कराची का हो, या पेशावर या कोयटा का हो, तो बर्दाश्त हो जाता है। ये इलेक्शन कश्मीर का है, वो कश्मीर जिसके बारे में हम 50 साल से कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कठपुतली हुकूमत है। तो अगर हम यहाँ पे आज़ादाना इलेक्शन के ज़रिए एक आज़ादाना हुकूमत कायम नहीं होने देंगे तो हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलेगी। दो बातें यहाँ पर, एक तो जो अहमद बिलाल साहब ने बात की और मैंने सवाल में भी रखी कि आप में से जिस सियासी जमात का पलड़ा जहाँ भारी होता है वो उतना असर और रसूख जरूर इस्तेमाल करता है, उसको कोई शफाफियत से लेना देना नहीं। एक तो इसको कमेंट कर दीजिए। चलें, इस पर मैं अगर इस पर मैं बहस करता तो बहस लंबी मैं नहीं करता। बहरहाल ठीक है, इल्जाम देना तो आसान है ना, दूसरे पे जिम्मेदारी डालना तो सबसे आसान। मैंने देखिए, मैंने अभी किसी जमात के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने बात की इदारों की, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लॉ इन्फोर्स। अगर पीपल्स पार्टी कर रही है तो उसे भी रोके ना। ये इदारे किस लिए हैं? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पूरी पावर्स हैं। किसी इलेक्शन में मैं कहता हूँ हमसे अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो बिल्कुल उस पर आप हों और उस पर एक्शन लें। लेकिन अगर आप खुलेआम आज़ादी देंगे और ये बना देंगे, जो अभी अहमद साहब ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर ये वोट नहीं है, ये बैलेट नहीं है, ये फिर बुलेट के ज़रिए, बुलेट वही जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर अगर आपने इस तरह का इलेक्शन करवाना है तो उसे फिर पाकिस्तान क्या दुनिया भर में कोई अहमियत नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी को लेके कि तासुर बन चुका है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है, महदूद हो गई है। अब आप कुछ एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हैं कि आपको थी, क्या आज़ाद कश्मीर के नतायज ये कुछ बता सकेंगे कि पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर, या ये मजीद इस तासुर को तक़वियत देंगे कि पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंध की जमात है? आयशा साहबा, ये ख्वाहिश है उन लोगों की जो पाकिस्तान के समाज को, सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करना चाहते हैं। उनकी मर्जी है कि पीपल्स पार्टी ने इस माशरे को, हमारा जुर्म क्या है कि हमें तोड़ा जाता है या हमें कहा जाता है ये उस कोने में रह गए, हम कौमी जमात हैं, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की जमात हैं। क्यों हमें रखा जाता? इसलिए कि हमने इस समाज को पोलिटिसाइज किया है। ये मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो होते हैं, आइन जो आया है, वोट का हक है, बुनियादी हकूक है, ताकत का सचचश्मा अवाम है, ये पीपल्स पार्टी ने नारे मुतारिफ करवाए हैं। अब पीपल्स पार्टी को कटेल करें, पीपल्स पार्टी को बंद करें, पीपल्स पार्टी को बताएं कि ये कौमी जमात नहीं है, इसे आप एक कोने पे धकेलें ताकि मुल्क से पॉलिटिकल एक्टिविटीज का खात्मा हो। और आप अपने बगल बच्चे या ब्लू आइड जो हैं, कभी कोई होगा 20 साल पहले, 20 साल के बाद कोई होगा, पहले किसी के लिए IGI बनाई जाती हो। सीखते भी नहीं ना सियासी जमातें। मैं सियासी जमातों को नहीं, देखिए सियासी जमातें अगर आप अपनी मर्जी की
किसी फैक्ट्री के अंदर बना के लाएंगे तो वो तो नहीं सीखेंगी। लेकिन जो असल सियासी जमात है जिसने इस मुल्क में सियासत का आगाज़ किया है, उसे फांसियां दे के, गोलियां मार के, कोड़े मार के और फिर ख़त्म करके गद्दार गद्दार कह के आप उसका खात्मा, अभी हम ख़त्म हो गए हैं। आपने कश्मीर के अंदर हमारे जलसे नहीं देखे? कौन सा कोना है पाकिस्तान का जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है? लेकिन जब आप वोटर के जहन में ये बात बिठा देंगे कि भाई आप जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लें, हमने पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं आने देनी, हमने KPK में आपकी हुकूमत नहीं आने देनी, हमने आपकी हुकूमत मरकज़ में नहीं आने देनी, आज़ाद कश्मीर में नहीं आने देनी, आप भले गिलगित बल्तिस्तान में पूरा जोर लगाएं, जलसों में लाखों लोग शरीक हों, जलसे आपके बड़े होंगे, लेकिन हम बैलेट बॉक्स से वोट किसी और के निकालेंगे। अब इसके आगे किसका मुकाबला किया जाए? कमल शोजब साहिबा, क्या हुकूमत आज एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से? और दूसरा कमेंट कर दीजिएगा कि ये जिस तरह के आज वाक़यात रिपोर्ट हुए आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, कोई माजी में ऐसी तारीख मौजूद नहीं कि इतने पुरतशद्दुद वाक़यात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हुए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आयशा। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करती हूँ उन फ़ौजी जवानों के ख़ानदानों से जिनका अभी थोड़ी देर पहले खाई में गिर के और वो शहीद हुए हैं। इन कश्मीर के इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है और शदीद मुझे इस चीज़ पे दुख हो रहा है। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अहमद साहब, मैं कह रही हूँ कि जो जी 3 फ़ौजी नौजवान हमारे जवान शहीद हुए हैं जिनकी जीप खाई में जा गिरी है, जो अपनी इलेक्शन पे ड्यूटी दे रहे थे, मैं उनके लिए सबसे पहले मैं ताज़ियत उनको पेश कर रही हूँ, उनके ख़ानदानों को जिनके ये घरों के चश्म चिराग जो है आज भी उन्होंने इस इलेक्शन के लिए अपनी जान दे दी। हालांकि उनके ऊपर जितनी तोहमतें लगाई जाती हैं, सुबह शाम उनको जितना ख्वार और जलील किया जाता है और बुरा भला कहा जाता है, तमाम फ़ौज के रैंक्स के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन ड्यूटी पे आज वही खड़े थे। और अभी आप ही के चैनल ने न्यूज़ ब्रेक की है, मैं जिस वक्त इंतज़ार में बैठी हुई थी कि प्रोग्राम शुरू हो, कि 3 जवान शहीद हुए और एक जो ड्राइवर था वो अभी इंजर्ड है। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए इस वक्त बहुत दिल गिरफ्ता हूँ, मेरी से बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, काश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ होता, काश वहाँ पे कोई हस्पताल बनाए होते, डिस्पेंसरियाँ बनाई होती। 2005 में जो स्कूल टूट गए थे ज़लज़ले के नतीजे में या बिल्डिंग्स ख़त्म हुई थी वो बनाई होती, तो आज फिर ये रोने धोने की और धांधली के ये शोर ना मच रहे होते, आवाम इनकी परफॉर्मेंस पे इनको वोट डालती। तीसरी बात है, लेक्चर बड़े बड़े दे रहे हैं। मैं यहाँ पर कंडेम करूँगी पीपल्स पार्टी के उस मिलिटेंट विंग को जिन्होंने जाकर सिविल हॉस्पिटल के पास हमारा जो कैंप लगा हुआ था कोतवाल बिल्डिंग पे, वहाँ पर जाके इन्होंने अटैक किया है और हमारे वहाँ पर जो बहुत सारे वर्कर्स थे, ख़वातीन थी, उनको इन्होंने ज़दोकोप किया है, मारा पीटा है, तशद्दुद किया है और उसमें हमारा लड़का यासिर अली वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। तो इनके ज़ुबान, इनकी लेक्चर और होते हैं और इनके अमल और होते हैं, और मैंने वीडियोज़ आपको भेजी हैं, वो आप ज़रा देख लीजिएगा। तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है कि कल सियालकोट में एक जलसा हुआ और उस जलसे के नतीजे में उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर ने उस पर नोटिफिकेशंस भी भेजे कि कैंपेन का टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जलसा हुआ और इसी तरह के जलसों में हमने नोटों की वेलें चलती भी देखी। तो पहले अपनी तरफ अगर एक उंगली अगर आप दूसरों पे उठाते हैं तो 4 आपकी अपनी तरफ भी आती हैं, अपने करतूतों को देख लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि जिस पार्टी का लीडर से ले के नीचे तक सारे मोदी के यार हैं, वो आज उनका बंदा भी खड़ा होकर इस्माइल गुजर वहाँ पे कह रहा है कि मैं इंडिया को बुला लूँगा, उससे मदद मांग लूँगा कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ। भाई आपकी हुकूमत है, अभी तक तो आपका ही वजीर आज़म है, मशीनरी आपकी है, पिछले 5 साल से आप ही यहाँ पर सब कुछ करता धरता है, आज रोने भी आपके निकल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी है, वो सबके जलसों में जाते हैं। मैं आपको बरमला बता रही हूँ, मैं वहाँ 4 दिन रह कर आई हूँ और बहुत ऊपर के इलाकों में जाके बांडी कटाना और पाटिका और ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे आज तक कोई जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स गए ही नहीं है, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है। वहाँ पर लोग बाशऊर हैं, सब ये कह रहे थे, इवन हमारे जो साहिबा, तो फिर इस कदर पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह क्या है, आप क्या असेस कर सकी अब तक? आयशा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आपको 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। जितने वर्कर्स हैं, जिन जिन जमातों के हैं, वो सारे वहाँ पे हर किस्म के जलसे अटेंड करें। मैं आपको बरमला बता रही हूँ, इवन हमारे पीटीआई के वर्कर्स भी इनके सबके जलसों में जाते हैं, क्योंकि जलसा जो है ना उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का भी सामान है। वो जाके देखते हैं, म्यूजिक होता है, सुनते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि एक ही घर से 3 जगहों पे वोट जा रहा है।
एक सगा भाई अगर पीटीआई का वोटर है तो दूसरा किसी और का वोटर है, वो सारे इकट्ठे जाते हैं। तो इसलिए इन बातों पे मत आए कि जी जलसे तो हमने बड़े बड़े किए, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने जलसे बड़े बड़े किए, लोग तमाशा देखने आते हैं। कई आपके लीडरान बड़े बड़े क्राउड पुलर हैं, लेकिन वो आपके वोट नहीं डलवा सके। और अब ये रोने भी खत्म कर दें, इसलिए कि जब आपको कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे आ जाएं, आप भाग जाते हैं, आप उस पे आने की बात ही नहीं करते। और जब आप इलेक्शन आए तो धांधली के रोने वो जाती उम्रा से शुरू होते हैं, तो लंदन तक चीखों की आवाजें आ रही होती हैं। वजह आपकी परफॉर्मेंस, नाअहली, निकम्मापन और मोदी से याराना, और जो कश्मीर में हुर्रियत लीडर्स की कभी बात नहीं की, पूरी कैंपेन में आपने इस चीज़ को उजागर नहीं किया। माशाल्लाह सिर्फ आके वहाँ इमरानोलॉजी पे और इमरान फोबिया का शिकार जो है वो लेक्चर देते रहे, उसी का नतीजा आज निकल रहा है। इनकी बुरी परफॉर्मेंस और डेकेड ऑफ डार्कनेस की वजह से आज पीटीआई को वहाँ पे मौका मिला, और इंशाल्लाह ताला कल वहाँ पे भी तब्दीली का सूरज जो है वो तलू होगा। जैसे 25 जुलाई 2018 कश्मीर में जितने पूरे पुरतशद्दुद पाकिस्तान में वाक़यात हुए उसको किस तरह असेस करें, एक किसकी नाकामी है, क्यों हुआ ऐसा? मैं उसको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिनको पता है कि नौश्ता दीवार क्या है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल, ये इन्होंने सब तकरीबकारी शुरू की। आपने इस्माइल गुजर की बातें सुनी, उसने कहा बंदे भी मारेंगे, तबाही भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, तो आदी हैं इस काम के। हमने सब्र हौसले का मुजाहिरा किया। मैंने आपको बताया कि आज कराची में इन्होंने क्या ठीक है, इस गुफ्तगू को आगे लेके जाती हूं। मैं पहले इस पे आपने कराची का 2 बार जिक्र कर दिया, ये आपसे पहले भी मैंने बैरिस्टर साहब को पूछा, मैं दोबारा पूछती हूँ। बैरिस्टर साहब, ये कराची में जो वाक़या हुआ, कमल भी जिसका हवाला दे रही हैं, वो कह रही हैं कि हार का पता था, इसमें तकरीबकारी मैं कमेंट ले लूंगी, फिर मुझे अहमद साहब की मैं आती हूँ। कमल साहब आपकी तरफ, बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। इल्ज़ामात लगाना बड़े आसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आप कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इस पे तशद्दुद का, तहरीबकारी का, ये इल्ज़ामात लगाना तो मेरे ख्याल से बड़ी ही पस्त सोच की अक्कासी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो जब हमें जान से मारा जाता है, हम फिर भी किसी की तरफ पत्थर नहीं फेंकते हैं। और बात ये है, ये जिन्हें बड़े ये उम्मीदें नज़र आ रही हैं ना कश्मीर के इलेक्शन में, और आज इन्हें बड़ा एक इदारे को इन्वॉल्व कर रही हैं कि जी उस इदारे के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। अभी आप जाएं गूगल पे सर्च करें, सबसे ज़्यादा फ़ौज के बारे में किसी ने बहुतान तराजी की है और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, तो वो इमरान खान न्याजी है। अभी आप रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसी बात नहीं, निकालें आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि कश्मीर के अवाम ने आपकी तब्दीली में क्या देख लिया है? बदतरीन गुर्बत, बदतरीन बेरोज़गारी, बदतरीन यहाँ पे महंगाई, कि वो कश्मीर के अंदर आपको आजमाएंगे। और आपकी जमात है कहाँ पे वहाँ पे मौजूद? आपके कौन से कैंडिडेट थे? आपको PMLN तोड़ के उनके वजीरों को साथ मिलाना पड़ा, सारे पाकिस्तान के लोटे इकट्ठे करके। पहले आपने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई, अब आपने पूरे कश्मीर के लोटे इकट्ठे करके और नया एक गंद से तब्दीली का आगाज़ करने जा रहे हैं। कभी खुदा के लिए अपनी करतूतों को देखें, अपने गिरेबानों में झांकें। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। आपके पास एक अपना ट्रेन वर्कर नहीं है, आपका ग्राउंड के ऊपर कोई मौजूद नहीं है, आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास प्रोग्राम नहीं है, आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है। आपके वज़रा जाते हैं और दूसरी लीडरशिप के ऊपर गालम गलोच के अलावा आपके पास बात क्या है? अपने वजीरों की तकरीर सिर्फ आप अपने सरकारी टीवी पे चला के देखें, और अगर आप लोगों में किसी में हुकूमत में शर्म नाम की चीज होगी तो शर्मिंदा हो जाएंगे। अच्छा, क्या हुकूमती वजीरों की ये जुबानें होती हैं? तो आप मेरे ख्याल से ये इल्जामात का सिलसिला बंद करें, अपने करतूत देखें। इल्जाम किस तरह के लगा? अहमद बिलाल महबूब साहब ये फरमाइएगा, इलेक्शन से चंद दिन पहले किसी भी तरह का सर्वे आ जाए, और हमने देखा कि हमारे सामने ऐसे सर्वेज आते रहते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर भी एक गैलप सर्वे आया। स्विंग वोटों पर ऐसे सर्वेज का असर होता है तो किस हद तक का होता है? जी होता है, असर तो होता है। खासतौर पे वो वोटर जो फेंस पे बैठे होते हैं, जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया होता, और वो अमूमन ऐसे लोगों का साथ देते हैं जिनका उन्हें पता होता है कि ये जीतेंगे। तो ऐसे जब सर्वे आते हैं तो उससे एक इशारा मिलता है कि ये जीतने वाले हैं। तो उससे कुछ लोग जो अभी स्विंग वोट जिसे आप कह रही हैं, वो फिर उनकी जानिब माइल हो जाते हैं, तो फ़ायदा तो होता है। इसीलिए आज आप देखें कि आज आखिरी दिन था, कल आखिरी दिन था, और आज सुबह से फेक सर्वेज के खबरें भी आपको नज़र आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सर्वे जो था, इसमें भी मिक्स्ड किस्म की खबरें थी। इसमें इमरान खान साहब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, इस बात की खबर थी। लेकिन साथ ये भी कहा गया था कि 61% लोग मौजूदा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। तो ये दोनों बातें थी। इमरान खान साहब की पर्सनल पॉपुलैरिटी तो सबसे ज़्यादा थी,
इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लोगों का जनरली परसेप्शन भी ये था कि पीटीआई ये इंतखाब जीतेगी। जब उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में कौन सी पार्टी इंतखाब जीतेगी, तो पीटीआई का नाम लिया गया, 44% सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ये चीज़ें इंडिकेट तो करती हैं और ये लोगों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। कितनी असरअंदाज होती है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल ये असरअंदाज होती है। अहमद बिलाल महबूब साहब, स्पेसिफिकली आज़ाद कश्मीर के माहौल और इंतखाब को सामने रखा जाए, जो इधर पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाब हुए, पीटीआई को उनमें शिकस्त भी हुई, मगर हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को जीत मिली। उसके बाद के ज़िमनी इंतखाब, आपकी राय में आज़ाद कश्मीर के वोटर ने क्या पीटीआई की पाकिस्तान की कारकर्दगी को भी देखा होगा या लीडरशिप के नारे को ज़्यादा फोकस किया होगा? देखिए, बहुत सी चीज़ें मिक्स होके आती है ना सामने, कोई एक चीज़ नहीं होती। किसी एक हलके के अंदर बाज़ दफ़ा किसी मकामी उम्मीदवार की शख्सियत बहुत इम्प्रेसिव होती है, उसने काम किया होता है, लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है। और अक्सर जगहों के ऊपर जो नेशनल लेवल की लीडरशिप होती है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो असरअंदाज होती है। जैसे इमरान खान साहब के बारे में है, इमरान खान साहब की पर्सनालिटी नज़र आई कि वो ज़्यादा पॉपुलर थी। और फिर ये देखा कि कैंपेन किसने ज़्यादा ज़बरदस्त चलाई होती है, तो मरीम नवाज़ साहबा ने बहुत स्पिरिटेड कैंपेन चलाई है, तो उसका भी कुछ असरात होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स असरात होते हैं और ये सारी चीज़ें मिल मिला के करती हैं। और फिर ये इस बात को भी वो लोग देखते हैं कि वफाकी हुकूमत पे चूँकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है किसी भी सूबे की हुकूमत की, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की, तो ये भी देखते हैं कि हमें अगले कम से कम 2 साल तो इस हुकूमत के साथ गुजारा करना है, और हो सकता है आइंदा भी ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, तो हमें ऐसी हुकूमत को वोट देना चाहिए जो वफाकी हुकूमत से हमारे लिए कुछ सहूलियात लेके आ सके। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अहमद साहब इसी में ऐड करते हुए फरमा दीजिएगा कि फिर कौन सा फैक्टर लीड करता है? एक तो जैसे जलसे बड़े बड़े हुए और बड़े अग्रेसिव जलसे भी वहां पर हुए, क्या जलसा वोट में ट्रांसलेट होगा या वो डिपेंडेंसी जो वहां की हुकूमत की है वफाक पर, वो ट्रांसलेट होगी वोट में? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को असरअंदाज होगी वो आपकी कारकर्दगी है। मसलन वहाँ के लोगों ने बताया है कि उनका सबसे बड़ा मसला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और लोगों को सफ़र करने में, एक से दूसरी जगह जाने में तकलीफ़ हो रही है, तो उस पर कितना काम किया है मौजूदा हुकूमत ने, ये बात असरअंदाज होगी। बाकी तमाम चीज़ें सेकेंडरी होंगी। मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकल प्रॉब्लम्स होंगे कि लोकल डेवलपमेंट, लोकल प्रॉब्लम्स किस हद तक उन्होंने एड्रेस किया है। और ये सर्वे के अंदर भी यही बात आई है कि मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि हमारे नज़दीक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी वो सबसे ज़्यादा अहम बात है। ठीक है जी, अहमद बिलाल महबूब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक से वापस आते हैं तो कमर शोजब साहिबा हमारे साथ हैं, बैरिस्टर आमिर हसन मेरे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, यहाँ पर बयानात कुछ ऐसे दिए गए हैं इसी इंतखाबी मुहिम के दौरान। एक तो ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म का जो कश्मीर के रेफरेंडम को लेकर बयान था, क्या वोट लेने के लिए सियासी रिश्वत कहा जाए या ऐसी कोई बात वाकई कहीं है? पार्लियामान में चलें, ऑन द फ्लोर नहीं, कहीं बिहाइंड द सीन्स कोई डिस्कशंस हो रही हो कश्मीर के मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए, पॉलिटिकल फिगर से ज़्यादा बाखबर मीडिया होता है, और अगर ऐसी बात पार्लियामेंट के अंदर की गई, किसी कमेटी के अंदर की गई, कहीं पे की जाती तो वो बात ज़रूर आती। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की यही बात है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, वो आएँ बाएँ शाएँ के साथ कोई नई बात करते हैं। आपको भी याद होगा कि ये हमारे पीटीआई के दोस्त जब ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी तो इन्होंने ऐसा इमरान खान का इस्तकबाल किया था जैसे वो लाल किले पे पाकिस्तान का परचम लहरा के आ गए हैं या कोई वाइट हाउस फतह कर लिया, आए जी इधर ये हो गया वो हो गया, अब कश्मीर का फैसला होगा। उसके बाद क्या हुआ? कभी ट्रंप ने दोबारा बात नहीं की, और हुआ ये कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ, कश्मीर को उन्होंने अपना प्रोविंस करार दिया, वहाँ पे मोदी ने जो कुछ किया हमारी हुकूमत की खामोशी रही। मैं समझता हूँ कश्मीर ऐसा इशू नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर उठे इंतखाबी जलसे के अंदर अपनी मर्जी के 3-4 ऐलानात करके आ जाए। कश्मीर पाकिस्तान की जिन्ना साहब ने जैसे कहा था, शाहराग है, कश्मीर के इशू के ऊपर हम बड़े भी अगर तकसीम हो पूरी कौम, कश्मीर इशू ऐसा है जिस पे कौम मुत्तफिक है, और किसी वज़ीर आज़म को ये हक नहीं पहुँचता कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हट के जो कश्मीर के ऊपर पूरे पाकिस्तान का, रियासत का
एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है, उससे हटेगा। ये हटने की कोशिश एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने की थी और जनरल मुशर्रफ के बाद ये जनरल मुशर्रफ की बाक़ियात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नियाज़ी साहब दोबारा अपनी बेनियाजियाँ हमें ना दिखाएं, कश्मीर इशू को इतना मजाक ना बनाएं, और ये आप चंद वोटों के लिए ये जो आके इधर फरमा जाते हैं, उससे कश्मीर इशू को जितना नुकसान होता है। आप मुझे बताएं कि 3 साल के अंदर ये ट्रंप से मुलाकात पे इन्होंने बड़ा ढिढोरा पीटा था, उसके अलावा क्या हुआ? कहाँ पे है हमारी कश्मीर कमेटी? कश्मीर कमेटी के दौरे कहाँ पे हैं? हमारे अपने दोस्त ममालिक क्या आज कश्मीर के ऊपर कोई बात करते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारा क्या किरदार है? OIC में हम इसके ऊपर क्या बोलते हैं? दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर मुशर्रफ फार्मूला, मुशर्रफ हुकूमत के बाद आप लोगों की हुकूमत आई थी, क्या उस वक्त बिहार आपकी हुकूमत ने कोई डेवलपमेंट की थी उस पर, या बस वो उनके साथ क्लोज हो गया था? नहीं, ये कभी भी जमहूरियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर के ऊपर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं कभी नींद के अंदर भी कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो कश्मीर और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हो। अगर देखें, बुनियादी सवाल जो कश्मीर के इलेक्शंस में था वो ये था जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उठाया कि आप कहेंगे तो हम अमन कायम करेंगे, कश्मीरी कहेंगे तो हम जंग करेंगे, क्योंकि कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा। मैं इसी मामले पे नून लीग का भी मौक़िफ़ लूंगी, मगर उससे पहले कमल शोजब साहिबा जो बैरिस्टर आमिर साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि ना तो आपके पास कोई प्लान था, ना वहाँ पर देने को कोई मंशूर था, ना आपका अपना उम्मीदवार था। और ये जो वज़ीर आज़म ने नारा लगाया, क्या वज़ीर आज़म ने रेफरेंडम की बात करके वोट लेने के लिए सियासी रिश्वत देने की कोशिश की, या हकीकतन PTI की हुकूमत किसी ऐसे रेफरेंडम फार्मूले की लेकर कश्मीर के मामले पर आगे बढ़ रही है? आयशा, पहले तो ये बता दूं कि पिछले सेगमेंट में आपने इन दोनों से पूरी बात की, इन्होंने पूरी तनकीद की, मुझसे जवाब नहीं लिया, तो मुझे ज़रा अगर 1 मिनट दे मैं उस पर भी कमेंट करूंगी और फिर जो आप कह रही हैं इसका पे जवाब दे दूं। अनफॉर्चुनेटली जो अभी बिलाल साहब चले गए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं वहाँ देख कर आई हूँ, 4-5 नाम ले देती हूँ। अगर मेरे भाई आमिर हसन साहब को कभी मौका मिले तो ज़रा इन इलाकों का विजिट कर लें। बांडी कटाना चले जाएँ, लड़ी चले जाए, कुंडी पीरा LA27 है, ये पटिका चले जाए, बंडल है, लचराट है। ये एक दिन में हमने सारी जगह फिरी हैं, और जिस तरह फिरी है ना, कल में पढ़ते हुए फिरी हैं। यहाँ से कुछ ऐसे लोग भी हैं 70-80 साल के जो कभी नीचे मुजफ्फराबाद नहीं आ सके क्योंकि रास्ता ही नहीं है। और ऊपर अगर किसी की डिलीवरी या कोई जचगी का मसला हो जाए ना, तो नीचे सिवाय मुजफ्फराबाद का मेन CMH हॉस्पिटल कोई और डिस्पेंसरी नहीं है। वहाँ की आवाम ने ये बयान दिया। ये 7000 फुट की बुलंदी पे हम गए हुए थे, 7000 फुट की, और मैं आपको तस्वीरें भेजती हूँ जाने का रास्ता क्या था। अच्छा, वहाँ पर जो स्कूल 2005 में टूटे, इनकी हुकूमत उसके बाद आई, वो आज तक अवाम उस चीज़ को दिल में लेके बैठे हैं कि हमने इनको वोट दिया था पीपल्स पार्टी को, और हमारे बच्चे छप्परों में बैठ के अभी तक जो है वो पढ़ रहे हैं, और इन्होंने हमारा फंड सारा जो है वो कहीं और फारिग कर दिया जो ज़लज़ले के नाम पे आया था। तो बराए मेहरबानी आप मुझे पता है परेशानी बहुत है, तकलीफ़ भी बहुत है इस वक्त कि जी PTI कहीं नहीं है। PTI तो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल की जमात है, पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ती है। अनफॉर्चुनेटली आपने भुट्टो साहब की जमात को सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात बना दी है। इन्होंने अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, एक रिजल्ट पड़ा LA40 का, जो कराची से सीट इनका उम्मीदवार जीता है। आप क्या करें, हम शोर मचाएं, रोना शुरू कर दें कि आपकी हुकूमत है सिंध में, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सारे ज़राए, और हमेशा सिंध से आप खुद जीत जाते हैं, बाकी किसी को मौका नहीं मिलता। और ये बात तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी आके उठाई कि आपने वहाँ पर उनकी सीट में कोई ना कोई धांधलियाँ की हैं। तो देखें, अगर आप ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो चलती रहेगी। और इसी वजह से ये आप जो कह रही थी ना, तशद्दुद का एलिमेंट, क्योंकि ये शुरू करते हैं। अच्छा, अब आपने जो बात की, मेरे भाई अगर थोड़ा सा, आमिर साहब बैरिस्टर भी हैं, ये आर्टिकल 257 पढ़ लें, 1973 के आइन का हिस्सा है। इसमें कहते हैं रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये लिखा क्या है, provision related to the state of Jammu and Kashmir, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. और यही बात वज़ीर आज़म ने वहाँ कही है, जो स्टेटेड पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वही बात की है। आप थोड़ा सा अगर तैयारी कर लें, चीज़ों को समझ लें, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। पता है कलामी की मेरी तैयारी कम है। अगर आप मुझे एक सेकंड, नहीं, आप पहले मुझे एक सेकंड समझा दीजिएगा। ये जो जम्मू एंड कश्मीर पर अपने आर्टिकल अभी पढ़ दिया है, ये पूरी रियासत के अंदर प्लेबिसाइट होना है वंस फॉर ऑल, एक वक्त में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के नीचे, उससे पहले तमाम फोर्सेस दोनों साइड के बाहर होंगे। 70 साल में तो हम इसको तय नहीं कर सके। वजीर आजम ने कैसे कह दिया कि जब वो हो जाएगा रेफरेंडम तो उसके बाद मेरी हुकूमत के नीचे रेफरेंडम होगा।
कोई तरीकाकार कहीं तय हो गया कि वो वाला रेफरेंडम जो पहले होना है, जो यूएन की रेजोल्यूशंस के नीचे है, वो कमिंग डेज में अगले 2, 3, 4 साल या में होता आपको नजर आ रहा है किसी तरफ? देखिए, आज कुछ हमारे जो मीडिया के हाउसेज हैं उन्होंने भी खबरें चलाई, जीएनएन ने भी चलाई कि इंडिया में आज बड़ी खलबली मची हुई है कि कहीं इमरान खान की हुकूमत कश्मीर में भी ना आ जाए। तो ज़रा सोच के रखिएगा कि शायद कोई ना कोई ऐसी बात है कि आज नून लीग के लोग जो हैं वो मोदी और इंडिया से जो है वो मदद मांग रहे हैं कि अगर हमारा कोई मसला बना तो हम इंडिया से जाके मदद मांग लेंगे। इनकी एक मज़ाहिया प्रोग्राम में एमपीए बैठी थी, उनसे पूछा कि अगर इमरान खान और मोदी में से कोई चॉइस मिले तो किसको बचाएंगी डूबते हुए में? उन्होंने कहा जी मैं मोदी को बचा लूंगी। तो माशाल्लाह फिर आप अंदाज़ा लगा लें, जिनकी हुकूमतों में हुर्रियत लीडर्स का कभी नाम नहीं लिया, पूरी इलेक्शन कैंपेन में ना मोदी के खिलाफ बात की, ना 35A के मास्टरमाइंड सजन जंदाल जो इनका दोस्त है उसकी बात की, ना कोई और कश्मीर के मजालिम की बात की। पूरा टाइम फलसफा इमरानोलॉजी चलता रहा हो तो कोई ना कोई तो रीज़न हो सकती है। एक चीज़ और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो इस वाक़े ये जो कश्मीर का इशू है इसको इंटरनेशनलाइज करने का सेहरा पीटीआई की हुकूमत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह के 1972 के शिमला एक्ट अकॉर्ड जो भुट्टो साहब करके आए थे उसके पोस्टुलेट नंबर 2 से हट के कि ये जी बायलैटरल इशू है जिसको इंडिया ने हमेशा डंडोरा पीटा है, अब पूरी दुनिया इसको मानती है कि ये यूएन रेजोल्यूशंस के तहत ही इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। और पाकिस्तान के वजीर आजम ने वहां खड़े होकर कहा कि एक भी कश्मीरी जब तक मौजूद है इंशाअल्लाह ताला जो उनकी जो जिस तरीके से वो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनका तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक कश्मीर का इशू रिजॉल्व किया जाएगा। जो झूठा डंडोरा पीटा गया और एक गलत प्रोपेगेंडा किया गया थ्रू आउट, एक मिनट आयशा सुन ले, सूबा बनाने की जो एक बेतुकी बात छोड़ी गई, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे जो अभी के वजीर आजम थे कश्मीर के नून लीग के मोहतरम राजा हैदर साहब, जो फारूक हैदर साहब, इन्होंने अयाज सादिक साहब को एक लेटर लिखा था और वो मेरे पास कटिंग भी अखबार की खबर की मौजूद है कि हमें अपना 5वां वो भाई तस्लीम कर लिया जाए। ये सूबा बनाने का ड्रामा इनके दौरे हुकूमत में और ये खुद करते रहे, जिसका जाके पूरा वहां पे आप तो सूबा नहीं बना रहे ना। बैरिस्टर साहब का कमेंट ले लेते हैं। अब मुझे अब आपकी बात होगी ना, बैरिस्टर साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। पहली बात है, शोजब साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और मुझे खुशी है हमारे पार्टी से ट्रेंड हैं ये इनकी फैमिली, लेकिन बात ये बार बार जो कह रही है रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं किसी पार्टी की ट्रेंड नहीं हूं, मैं सिर्फ इमरान खान की ट्रेंड हूं। वो ठीक है, अब आप यही कहेंगी, यही आपको कहना भी चाहिए, इसी में आपकी बचत है। अच्छा, तो जरूरत ये है, मेरी बात तो सुनने प्लीज, आप इमरान खान के साथ रहें, अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि 3 साल से आपकी हुकूमत है, आपने कोई 4 फुट की गली भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बनवाई है, आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान के अंदर जो हाल किया है 3 साल के अंदर वो बदतरीन है। जीटी रोड से शुरू हो गया। देखिए शोजब साहब, गुफ्तगू करने का ये तरीका नहीं है। आप खातून हैं, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं जिस तरह मैंने सुने आप भी सुने, आप जीटी रोड से शुरू हो जाएं और आ जाएं कौन कौन सी सड़क लाहौर में देखनी है, पिंडी में देखनी है और जो आपका दिल करे मुल्तान में देखनी है, और फिर आप बताएं कि कितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अच्छा पाकिस्तान के अंदर दे दिया कि कश्मीरी आपको बुला बुला के कश्मीर की टूटी सड़कें दिखा रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि आपको हुकूमत देनी है, वो आपको शर्म दिलवा रहे हैं कि 3 साल से आपकी हुकूमत है, एक ढेला आपने इधर नहीं खर्चा कश्मीर के ऊपर, और किस मुंह से आप वोट मांगने आ गए हैं यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश ना करें, आइन की ये आपका कोई इख्तियार नहीं, आप रेफरेंडम करवाएं, वो प्लेबिसाइट है, वो पूरे कश्मीर में होना है। और आपको ये जो इमरान खान का एक लेक्चर सुन के आप समझते, कुछ लोग हैं जो हमेशा के लिए बेवकूफ़ बने हुए हैं, पीटीआई के बने रहेंगे इमरान खान के साथ, लेकिन भाई आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी है। आज भी आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कश्मीर के बारे में जो बुनियाद है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उसकी एक नुमाइंदा तंजीम मनवाया दुनिया में, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मनवाया है। और हम बातें करें, इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर मैं आपसे सियासत नहीं करना चाहता। आप वो मोदी के बिल्कुल यार हैं जिनके बारे में आप कहते हैं, भाई आप मोदी के दुआ गो हैं,
आप मोदी की हुकूमत की दुआएं अच्छा, करते रहे हैं, आपसे मोदी क्यों डरेगा? उससे पहले कमल साहिबा वो तो खुश आपने होगा मुझे आपकी एक सवाल हुकूमत का होगी। जवाब देना है, बैरिस्टर आमिर हसन को जवाब नहीं देना, आपकी मेहरबानी रहेगी। सवाल यह है, वजीर आजम ने जो तीसरी ऑप्शन दी है, नहीं पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। वजीर आजम ने तीसरी ऑप्शन दी है, क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि अगला इंतखाब जब कश्मीर का हो तो वो लोग जो खुद मुख्तारी के हामी हैं कश्मीर की, उनको रियासत पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने की इजाजत देगी? क्योंकि वजीर आजम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए आयशा, ये अभी इस किस्म के दावे मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही वजीर आजम ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप इस दफ़ा का भी PSDP उठा लें और पिछली दफ़ा का, क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठती हूँ तो माशाल्लाह राजा फारूक हैदर साहब जो हैं वो आके प्लानिंग मिनिस्टर से बड़ा बड़ा कुछ अप्रूव करा के गए। ये एनुअल प्लान आपके सारे MNAs के पास है, आप उठाएं और देखें। सिर्फ 14 अरब का तो सिर्फ पानी का जो प्रोग्राम है वो मुजफ्फराबाद में दिया है, जहाँ पे बेसिक्स ही आउट थे। और दूसरी बात सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाह रही हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रेजोल्यूशंस दी हुई हैं उसमें पुरअमन तरीके से बात की गई है। तो ये बिलावल साहब जो जंग की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीरी मुझे डिक्टेट करेंगे कि मैंने जंग करनी है, ये जंग किसके थ्रू करेंगे? ज़रा प्लीज़ इस पर रोशनी डाल दें। किसको ऑर्डर करेंगे कि आओ जंग लड़ते हैं और जाके हम जो है ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दोनों इश्यूज़ को, इसको हम कर लेते हैं? तो हम भी थोड़े से मुस्तफीद हो जाएंगे किस पर्सपेक्टिव में ये बात हुई है। अगर आप UN रेजोल्यूशंस पे रोशनी डाल दें, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं की और जवाब ले लेते ये सियासी तो ये करेंगे हम 1000 साल जंग लड़ेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, ये सियासी स्टेटमेंट के साथ दुश्मन को लर्जाना होता है। और हमने लर्जा तारी किया था, हमने एटम बम बनाया था, हमने 93,000 कैदी छुड़वाए थे, हमने 5,000 मुरब्बा किलोमीटर लिया था। 1000 साल जंग नहीं की थी, लेकिन उस जंग के कहने पे हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, जिसके कब्जे में हमारे 93,000 कैदी थे, उससे अपने कैदी वापस लिए थे। अगर आपको इतना ही नहीं पता कि किस तरह बातें की जाती हैं, तो भाई आप बस किसी टाउन कमेटी की इमरान खान को सरबराही दिलवा दें, मियाँ वाली में पाकिस्तान की जान छुड़वाएं, ना उन्हें कोई तजर्बा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो वोट को तो इज्जत दें, एक तो आप लोग जो जीत जाते हैं वो कहते हैं वोट को, ये खुद कहते हैं हमने बूट को इज्जत दी थी, वोट छोट को नहीं। इनका वजीर बूट लेके आ गया था प्रोग्राम। अभी उनको जरा बड़े होने में बड़ा टाइम लगेगा। माजरत कमल साहिबा, मैं उन्हें कह रही हूँ, आप सब इलेक्टेड मेंबर्स कम से कम एक दूसरे को पता नहीं क्या आपको सबूत चाहिए कि वो कितने बड़े हो चुके हैं। अब आपको वो सबूत ही नहीं, किस तरह बताएं? इमरान खान नौजवानों की सियासत की बात करते हैं, वो 32 साल का नौजवान है। शौजब साहबा क्या सबूत दे दें? शनाख्ती कार्ड ही सबूत होता है रीजनेबल लोगों में। तो 32 साल का बंदा, हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 34 साल की उम्र में वजीर आजम थी। हम लोग पैदाशी तौर पे बुजुर्ग होते हैं, हम 70 साल की उम्र में शादी की ख्वाहिशें नहीं पालते दिलों में। इन्होंने खुद ही मान लिया कि पीछे से कोई तजर्बे लेके नहीं आते, दिमाग पहले से मिला हुआ होता है और जब मौका मिलता है तभी सारे जो है तो हमारे पास दिमाग है, हम बुट्टो हम कोई न्याजी तो नहीं ना। थोड़ा सा जरा एक सेकंड, डेमोक्रेटिक वर्कर है, डेमोक्रेसी का दामन ना हाथ से लेकिन आप शौजब जब गुफ्तगू करती हैं कि बड़े होने में टाइम लगेगा, तो आप बताएं कैसे बड़े होने का सबूत कर लेना। आप लोग जलसा बना लिया करें, हर टॉक शो को जलसा बना के एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट्स। कमल शौजब साहिबा, अभी तक के जो खबर आ रही है, रिपोर्ट हो रही है, फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ देर पहले यहाँ हमसे गुफ्तगू में कहा कि 50% से ज़ायद वोट का टर्नआउट रहा है। एक अच्छा टर्नआउट दिखाई दे रहा है, आज़ाद कश्मीर में नजर आता है कि वोटर ने ट्रस्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज को। क्या ख्याल है, PTI सादा अक्सरियत से आगे आएगी, 2/3 के साथ आएगी? और अगर इत्तेहादी बनाना पड़ा आपको वहां पर अपनी हुकूमत साजी के लिए, पीपल्स पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे, नून लीग के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब जो मोहम्मद गजनफर खान हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर के सेक्रेटरी हैं, उनकी बात कोट करूँगी। उन्होंने ये धांधली के और जो लो टर्नआउट के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। दूसरा, आपने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी, इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआ है अल्लाह मियाँ मेहरबानी करे कि 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि एक वाजिब अक्सरियत के साथ वहाँ हुकूमत बना सके। अगर ना हुआ तो फिर पार्टी के साथ अलायंस की जरूरत पड़ी जी, तो फिर ये मेरी चॉइस तो नहीं है, ये तो जाहिर है लीडरशिप डिसाइड करेगी
कि किसके साथ जाना है और किसको साथ लेकर आना है। ये अभी मैं अगर ऐसे बयान दूंगी तो कबल अज़ वक्त है, और ना ही मेरी ये स्टेटस है कि मैं ये बता सकूं कि किससे हमारा अलायंस हो सकता है। आपको तो अभी देखते हैं, आशा साहबा मैं बता देता हूं, मुकम्मल कर लेने दे जी। कमल साहब मुकम्मल होगी बात करने देना जी। साहब की जो मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि उससे आपको पता नहीं चला कि ये फैसले किसने करने सर्वे आया है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी तो 9% पे खड़ी है, नून लीग 12% पे खड़ी है। अब असल में वोटर क्या सोचता है, किस तरह इनको जाके वोट देता है, क्योंकि कल या परसों जो खबर आई, जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के वर्स्ट दुश्मन जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, मुगल्लज़ात बोलते हैं, उनसे जो बैठ के मीटिंग की है, और वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय रॉ और मोदी के बड़े वो मिलने वाले हैं जो मोहतरम मुहिब साहब है। अब नून लीग का कोई यहाँ पे मेरे साथ मौजूद नहीं नुमाइंदा, हम उसका जवाब लें। मैं बैरिस्टर आमिर हसन को जी कंक्लूड करें, कर लें। वोटर का मिजाज चेंज हुआ है, उस चीज ने बहुत आग लगाई है, क्योंकि हमारे लोग ग्राउंड पे मौजूद है। वोटर का उसके बाद माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। बढ़िया, हम बात कमल शोजब साहिबा कह रही है नवाज शरीफ की मुलाकात ने नताइज पर असर डाला है। ठीक है जी, बैरिस्टर आमिर साहब, क्या अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है नतीजे को लेके? फैसला किया, एक तो ये सर्वे 500 लोगों के सर्वे को बुनियाद बना के धांधली की बुनियाद ना रखें। दूसरी बात ये है कि इनका अलायंस किससे होना है, इनका कैंडिडेट कौन होगा, इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये फैसला करते हैं ब्रिगेडियर नईम जैसे, शुजा पाशा जैसे लोग। लेकिन ऐसी बर्खास्तगियों का कोई फ़ायदा नहीं कि जब आप गंद डाल चुके हों और इलेक्शन से 4 दिन पहले आपको अलहदा कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ शोजब साहबा ने वहां से आशीर्वाद लेनी है कि हमने किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना। दौर नहीं है, ना कोई लीडर अब सिकंदर मिर्जा को लिखता है कि आप तो कायदे आजम से भी बड़े लीडर है। खुदा का नामा ने ये बातें भूल जाए। अब हम कायदे आजम से बड़े नहीं है, लेकिन हम कायदे अवाम वाले जरूर है। किसी ने नहीं लिखा, हमारे में से किसी ने नहीं लिखा सिकंदर मिर्जा को ये लेटर के आप तो ऐसा दिखता नहीं है कि ये अपोजिशन हुकूमत किसी तौर पे मुफाहिमत से मामले को पास आगे लेके आगे बढ़ सकता है। आपकी गोदों में हम परवरिश पा के आए हैं, हम नहीं पाते, वो आप पाते हैं। सब लिखी तारीख है सियासी जमातों के आगाज से लेके आज तक। मैं कमल साहिबा बहुत माजरत चाहूंगी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। कमल शोजब साहिबा बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर आमिर हसन साहब बहुत शुक्रिया। GNN पर आपको आज़ाद कश्मीर के नताइज को लेकर ताज़ा तरीन अपडेट से आगाही होती रहेगी। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।